हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री पैकेज्ड एंड लेबल कमोडिटीज के ऊपर जो जीएसटी में अमेंडमेंट्स आए हैं। सो 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने एक चेंज प्रपोज किया था। पहले ब्रांडेड के ऊपर टैक्स था और अनब्रांडेड के ऊपर टैक्स नहीं था। तो ये 47 काउंसिल मीटिंग के प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा था कि स्पेसिफाइड फूड आइटम्स या ग्रेन्स जो प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक रहने वाले हैं वो टैक्सेबल रहेंगे और बाकी के एग्जाम्प्ट रहेंगे। और आज यानी 14 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन आया है। सो 14 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वर्ड यूज किया गया है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। तो ये जो प्री लेबल्ड रिटेल पैक था उसके जगह आया है सिर्फ लेबल्ड पैक, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड पैक। तो इसके कारण ट्रेड और इंडस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन है कि ये रिटेल वर्ड निकालने का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या सभी चीजों के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले जो उन्होंने स्पेसिफाइड गुड्स कहे थे, तो आज के नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन 6 और 7 में वो स्पेसिफाइड गुड्स कौन से है वो ये स्लाइड्स पे है। तो ये आप देख सकते हो। मैं ये चीज के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं डालूंगा अभी। तो प्रपोज चेंज क्या है? पहले एक्ट में वर्डिंग जैसे था, अदर देन दोज पुट अप इन अ यूनिट कंटेनर एंड बियरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। और उसमें और एक ऑप्शन उन्होंने दिया था कि भले ही आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो, स्टिल यू हैव ऑप्शन दैट यू फोरगो राइट टू एक्शन ऑफ योर राइट टू एक्शनेबल क्लेम। वो कैसे करना था? एक जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर के पास एक एफिडेविट फाइल करना था और आपके जो पैक गुड्स है उसके ऊपर आपने नीचे वो डिक्लेरेशन देना था। और अगर वो जो ब्रांड नेम है वो आपका नहीं किसी और का है बट आप पैकेजिंग कर रहे हो, तो जिसका ब्रांड नेम है वो आपके जो पैकेजिंग कर रहा है उसके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को वो डिक्लेरेशन देगा। ऐसा ये अर्लियर आज तक 18 मैं बोलूंगा 18 जुलाई तक ये रूल है, 17 जुलाई तक। अभी 18 जुलाई से उन्होंने क्या रूल चेंज कर दिया? अभी उन्होंने वर्ड्स किए यूज किए हैं अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। तो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड वर्ड का क्या मीनिंग होगा उसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन लाया है। वो एक्सप्लेनेशन कहता है प्री पैकेज्ड कमोडिटी मींस सॉरी वो एक्सप्लेनेशन कहता है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड मींस अ प्री पैकेज्ड कमोडिटी एज पर सेक्शन 2L ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो प्री पैकेज्ड कमोडिटी वेयर package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear a declaration under the provisions of legal metrology act or rules made thereunder। तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो प्री पैकेज्ड कमोडिटी होनी चाहिए और वो डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो अभी ये क्या है, इन दोनों चीजों पे जाते हैं। सो सेक्शन 2L ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट डिफाइंस प्री पैकेज कमोडिटी। उसके हिसाब से commodity which without the purchaser यानी ग्राहक being present in the place of a package of whatever nature whether sealed or not, so that the product contained therein has a predetermined quantity। यानी कोई भी पैकेजिंग जिससे जब ग्राहक नहीं है तब किया जाता है और जिससे ये समझ में आता है कि उसमें वेट कितना है, उसको आप सील करो या ना करो। इसमें उन्होंने ये कुछ भी नहीं कहा है कि वो लेबल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये पहले प्रेस रिलीज के बेस के ऊपर लेबल यानी क्या, उस पर फिर लोगो चलेगा नहीं चलेगा, ये सब डिस्कशन चल रहे थे। बट ये जो डेफिनेशन दिया है इसमें किधर भी लेबल का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। प्री पैकेज्ड कमोडिटी में सिर्फ एक ही है कि वो पहले से पैकेज किया है, सील करो ना करो, उससे वेट कितना है उसका समझ में आता है बस। अभी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि उसके ऊपर डिक्लेरेशन है या नहीं। अभी यहाँ पे वर्डिंग ऐसा नहीं है कि आप डिक्लेरेशन दे रहे हो या नहीं, वर्डिंग है वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू बेयर। यानी भले ही आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट फॉलो नहीं कर रहे हो बट लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से आपको ये डिक्लेरेशन देना जरूरी है, तो आपको जीएसटी लगेगा। तो उसके लिए हम आएंगे लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011। रूल 4 कहता है ऑन और फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स नो पर्सन shall pre-pack
or cause or permit to be prepacked any commodity for sale, distribution or delivery unless the package in which the commodity is prepacked bears thereon or label securely affects thereto such declaration as are required to be made under these rules. तो ये वर्डिंग सेम है जो जीएसटी के प्रोविजन में, जीएसटी के नोटिफिकेशन में यूज किया है, एक्सप्लेनेशन में, और इधर यूज किया है. सो जीएसटी का नोटिफिकेशन हमें लाता है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल पे. अभी इधर दो इंपॉर्टेंट रूल्स है अपने हिसाब से. पहला है रूल 3. रूल 3 सिर्फ चैप्टर 2 को एप्लीकेबल होता है. वो कहता है कि प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू पैकेज ऑफ कमोडिटीज कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मोर देन 25 kg और 25 लीटर. दूसरा कहता है सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स अप टू 50 kg बट अपने लिए वो रेलेवेंट नहीं है. और तीसरा कंडीशन है पैकेज कमोडिटीज मेंट फॉर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स. तो इंडस्ट्रियल कस्टमर और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर भी डिफाइन किया गया है. Means the customer who buys packaged commodity directly from the manufacturer or importer or wholesaler for use of that industry, and package shall have a declaration not for retail sale. Institutional के लिए भी सेम है, for use of that industry and not for commercial or trade purpose. ये उधर एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है. तो ये तीन चीजों में ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता है, और अगर ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं हुआ तो उसके डिक्लेरेशंस नहीं लगेगी. उसके बाद आएंगे रूल 26 पे. रूल 26 ये पूरे रूल्स के लिए है, रूल 3 सिर्फ चैप्टर 2 के लिए था. तो रूल 26 कौन से केसेस कवर करता है? 4 केसेस है. उसमें से फर्स्ट केस है वेयर द नेट वेट और मेजर इज 10 ग्राम्स और लेस. ओके. और फोर्थ केस जो अपने लिए रेलेवेंट है, एग्रीकल्चरल फार्म प्रोड्यूसेस इन पैकेजेस ऑफ अबव 50 kg. 50 kg को भी लगेगा, 50 kg के ऊपर रहा तो नहीं लगेगा. तो एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस अबव 50 kg अगर रहेगा तो ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं, तो जीएसटी नहीं लगेगा. अभी रूल 3 यूज कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए है, वो सिर्फ चैप्टर 2 के लिए. तो कौन से चैप्टर्स है ये रूल्स में? चैप्टर 1 है डेफिनेशंस, चैप्टर 2 is for retail sale, chapter 3 is for wholesale packages, chapter 4 is for export commodities, chapter 5 यानी रूल 26 जो अपन ने एग्जाम्पशन देखा, और उसके बाद प्रोसीजरल है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और जनरल प्रोविजंस. सो अगर चैप्टर 2 में मोर देन 25 kg बाहर गए तो क्या वो चैप्टर 3 में कवर हो गए? अगर वो चैप्टर 3 में कवर हुए तो भी उन पे जीएसटी लगेगा. सो चैप्टर 3 में क्या कवर होता है? वो है होलसेल पैकेजेस. तो रिटेल पैकेज और होलसेल पैकेज जीएसटी लॉ में तो डिफाइन नहीं है, बट लीगल मेट्रोलॉजी लॉ में वो डिफाइंड है. तो लीगल मेट्रोलॉजी लॉ के हिसाब से रिटेल पैकेज मतलब पैकेज विच आर इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल टू द अल्टीमेट कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी कंटेंट देयरिन. यानी उसका वेट कितना भी हो, फिर वो 2 किलो का हो या 50 किलो का हो या 100 किलो का हो, इट शुड बी इंटेंडेड फॉर अल्टीमेट कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी. यानी उसने वो कंज्यूम करना चाहिए. इफ दैट इज माय एम तो मैं बोलूंगा ये रिटेल पैकेज है. और होलसेल पैकेज का क्या डेफिनेशन है? उसमें 3 क्लॉजेस है. फर्स्ट क्लॉज ये है कि means a package containing a number of retail packages where the first mentioned package is intended for sale, distribution or delivery to an intermediary and is not intended for sale directly to a single customer. यानी मेरे 1-1 किलो के पैक है, बट मैं होलसेलर को बेच रहा हूँ, तो उसको मैं एक 50 किलो के पैक में 1-1 किलो के 50 पैक डाल के वो देता हूँ. तो ये मेरा 50 किलो का होलसेल पैकेज हो गया. उसका वैसे ही थर्ड है packages containing 10 or more than 10 retail packages provided that the retail packages are labeled as required under the rules. तो वो भी होलसेल पैकेज हो गया. यानी अगर मैंने रिटेल पैक्स को एक का कंबाइन करके एक बड़ा पैकेज भी बनाया तो वो होलसेल पैकेज होगा, उसको भी जीएसटी लगेगा. अभी जो सेकंड क्लॉज है उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. A commodity sold to an intermediary in bulk to enable such intermediary to sell, distribute or deliver such commodity to the consumer
इन सिमिलर क्वांटिटीज। अभी ये वर्ड सिमिलर या स्मॉलर होना चाहिए वो एक अलग बात है, बट इसमें क्या कवर होगा? क्या मेरे 50 केजीज के जो बैग्स है जो मैं होलसेलर को बेच रहा हूं, जो उसको आगे वापस रिपैक करके ऐसे बेचेगा, क्या इसमें कवर होगा? ये एक डिबेटेबल इश्यू है। बट जो 50 केजीज के बैग है जो मैं डायरेक्ट रिटेल कस्टमर को बेचने वाला हूँ, जो होम कंजम्पशन के लिए यूज होगा, वो तो इसमें कवर नहीं होगा। दोस्तों, ये इसके ऊपर से हम ये कंक्लूजन में आते हैं, बट ये कंक्लूजन में एक चेंज है। इधर ये जो मैंने कहा है पहला, सप्लाई टू इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर, इसको हम पहले आते हैं कि ये एग्जाम्प्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको रूल 2 एप्लीकेबल ही नहीं होता है। बट जो जीएसटी में नोटिफिकेशन यूज किया है उसमें उन्होंने कहा है कि, अभी हम एक बार वो वापस देखेंगे, is required to bear the declarations under the provision। उन्होंने कौन से चैप्टर में, कौन से रूल्स में नहीं कहा है। और हमने देखा कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर के डेफिनेशन में उन्होंने कहा दैट दे शुड हैव अ डिक्लेरेशन नॉट फॉर रिटेल सेल। सो अगर मैं नॉट फॉर रिटेल सेल ये भी डिक्लेरेशन दे रहा हूं, सो इट इज अ डिक्लेरेशन विच इज रिक्वायर्ड अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। इसलिए वी विल चेंज दिस कंक्लूजन एज इट इज टैक्सेबल। अगर वो रिटेल पैक है मोर देन 25 केजी तो ही एग्जाम्प्ट रहेगा, रिटेल पैक ऑफ लेस देन 25 केजी तो वो टैक्सेबल रहेगा, और होलसेल पैकेज रहेंगे तो वो टैक्सेबल रहेगा। ये सब चेंजेस 18 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज हम 15 जुलाई पे है, एज ऑन टुडे गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। पूरे ट्रेड और इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि कोई ना कोई आप क्लैरिफिकेशन दो। आज हम लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये चीज पे लगेगा नहीं लगेगा। कल अगर इस पर अगर कोई आता है लिटिगेशन तो कॉस्ट हैवी रहता है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 18% प्लस पेनल्टी। एंड फूड आइटम्स में इतना मार्जिन नहीं रहता है। इसलिए पूरा इंडस्ट्री इज वेटिंग फॉर क्लैरिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट। और अगर कोई अपडेटेड क्लैरिफिकेशन आएगा तो वो हिसाब से अपने व्यूज चेंज हो जाएंगे। Thank you very much friends for watching this video.